हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए होंगे, है ना। जैसे कि भी हम लोग सभी को पता है कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है तो बहुत जल्दी से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए थे कि झारखंड का सीरीज स्टार्ट किए थे। उनमें हम लोग का झारखंड चल रहा था आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है झारखंड की जनजातियाँ, उन लोगों को हम थोड़ा सा मतलब डिटेल में बताने का कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, अब आज से पहले यानी कि 2-3 दिन पहले हमारा संथाल, उरांव, उसके बाद में फिर मुंडा हो चुका था। आज उन्हीं का सीरीज़ में क्या है आपका खरवार जनजाति। तो हम लोग खरवार जनजाति के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं महत्वपूर्ण बातें, उनके बाद में धार्मिक व्यवस्था, फिर राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि हमारी ये क्रम चलती रहती है। तो आज हमारी ये महत्वपूर्ण बातें में क्या है, आज हम इन्हें देखते हैं। खरवार या खेरवार, यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यानी कि ये जो झारखंड में जो हमारी ये सीरीज चलती आ रही है, ये कौन सी क्रम की जनजाति है, तो ये 5वीं क्रम की जनजाति है। टॉप 1 आपकी कौन सी थी, संथाल, है ना। टॉप 2 उरांव, फिर आपकी थी मुंडा, फिर आपकी खरवार या फिर खिरवार। इनका मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। यानी कि इनका अगर बोला जाएगा कि ये सघन आबादी में कहाँ रहते हैं, तो ये है पलामू प्रमंडल में। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना तथा सिंहभूम में भी खरवार जनजाति पाई जाती है। यानी कि बोला जाएगा कि पलामू प्रमंडल के अलावा भी ये कहाँ कहाँ जनजाति पाई जाती है, तो वो आपकी पाई जाती है हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना तथा सिंहभूम में भी खरवार जनजाति पाई जाती है। खेरी झार से आने के कारण इनका नाम खिरवार कहा गया है। यानी कि कोई एक जगह है खेरीवार, खेरी झार, वहाँ से आने के कारण ही इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है खिरवार बोला गया। ठीक। उड़ीसा के खारवेलों से इस जनजाति का संबंध माना जाता है। यानी कि उड़ीसा का जो खारवेल है, ईस्ट में पढ़ते हैं हम लोग, तो उन जनजाति से इनका संबंध माना जाता है। पलामू एवं लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है तथा ये स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहिताश्व का वंशज मानते हैं। यानी कि देखिए, पलामू और जो लातेहार है, लातेहार वाले ज़िले हैं, वहाँ पर क्या बोला जाता है ना, 18 हजारी बोला जाता है। और ऐसा इन लोगों का कहने का पीछे कारण है ना कि जब भागवत राय यहाँ पर कब्जा किए थे ना, थोड़ा सा मैं इसको लिख ही देती हूँ। भागवत राय कब्जा के उद्देश्य से इस क्षेत्र में प्रवेश, जब प्रवेश करते हैं तब इनकी सेना जो होती है ना, वो सेना इनकी 18 हजार होती है, समझे। तो इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है, 18 हजारी भी बोला जाता है। और ये अपने आप को क्या बोलते हैं, तो ये अपने आप को सूर्यवंशी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितावंशी का ये क्या बोलते हैं, अपने आप को ये वंशज भी मानते हैं। और बोला जाएगा कि कौन सा जो जनजाति है वो अपने आप को सूर्यवंशी भी बोलता है, तो वो है आपका खरवार जनजाति। बहादुर मार्शल जनजाति व सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान करने वाली जनजाति है। यानी कि ये जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो सच बोलने के लिए भी जानी जाती है ना। ये सच बोलने के लिए अपने प्राण तक का बलिदान करने के लिए मानी जाती है।
यह एक बहादुर मार्शल यानी कि लड़ाकू जनजाति है। यानी कि ये क्या है, ये एक बहादुर मार्शल यानी कि एक लड़ाकू टाइप के ये जनजाति हैं। सत्य बोलने के लिए अपने गुण के कारण इस जनजाति की एक विशेष पहचान है। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये इतनी सत्यवादी होती है कि ये लोगों के लिए क्या है कि सत्यम वदा यानी कि सत्यम वदम यानी कि हमेशा ये लोग क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। और ये लोग सत्य बोलने के लिए सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो सत्य बोलने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को मतलब तत्पर है, तो वो जनजाति होगी आपकी खरवार। खरवार जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। अगर बोला जाएगा कि प्रजाति समूह से कौन सा प्रजाति समूह से ये संबंध रखते हैं, तो वो आपका होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। इस जनजाति की भाषा खिरवारी है। खिरवार की भाषा क्या होगी, तो खिरवारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। यानी कि इनकी जो भाषा है खिरवारी, वो कौन सी भाषा परिवार से आती है, तो वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। और अगर इनकी प्रजाति पूछा जाए कि प्रजाति कौन सी प्रजाति से मतलब आती है, कौन से प्रजाति समूह में, तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। और मैक्सिमम जो जनजातियाँ हैं उनको मतलब प्रजाति समूह क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। दो 2022 में हुए एक संविधान संशोधन के द्वारा खरवार जनजाति की सूची में भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी या फिर दौलतबंदी को ही द्वालबंदी कहा जाता है, पटबंदी, राउत, मंझिया व खैरी यानी कि खैरी समुदाय को भी शामिल किया गया है। देखिए पहले ये जो है ना मतलब ये जनजाति जो थी वो इनको किस में शामिल किया गया है, तो इनको खिरवार में शामिल किया गया है। भोक्ता जहाँ तक है ये एससी की मतलब कैटेगरी में आती थी, लेकिन अब इनको क्या किया गया, 2022 से संशोधन करने के बाद इनको किया गया है एसटी में शामिल। संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं। यानी कि संडर के अनुसार मतलब खिरवार की कितनी प्रमुख उपजातियां हैं, तो वो हैं 6, मंझिया, गंजू, पातबंदी, दुआसदी, भोक्ता और खैरी। यानी कि आपको बोलेगा कि संडर के अनुसार खरवार का प्रमुख उपजाति कितने हैं, तो वो हैं 6, मंझिया, गंजू, पातबंदी, दुआसादी, भोक्ता और खेरी। डाल्टन के अनुसार खरवारों की 4 प्रमुख उपजातियां हैं। अब तो हम लोग देखें कि संडर के अनुसार कितनी थी, 6 उपजातियां थी, जबकि डाल्टन के अनुसार कितनी उपजातियां हैं, तो मतलब इसमें 4 उपजातियां हैं। पहली है भोक्ता, दूसरी है मांझी, तीसरी है राउत और चौथी है महतो। यानी कि देखिए उपजातियाँ क्या है ना कि एक होता है डिवीजन, एक होता है सब डिवीजन, तो ये क्या है, इसकी सब कास्ट है। यानी कि कास्ट के अंदर में भी इनकी कुछ कुछ डिवीजन होती है। तो संडर के अनुसार कितनी है, वो है 6, और डाल्टन के अनुसार कितनी है, तो वो है 4। खरवार में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारण तत्व भू संपदा है। यानी कि देखिए यहाँ पर इनका जो सामाजिक स्तर है उनका मुख्य निर्धारक क्या है, तो भू संपदा है। इनकी हम लोग समाज और संस्कृति में पहुंच चुके हैं। ठीक, खरवारों में घुमकुरिया यानी कि युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है, जहाँ सभी जनजाति को स्पेशल मतलब कि मतलब वहाँ पे क्या होता है कि युवा गृह होता है। युवा गृह क्या होता है, तो वो युवकों और युवतियों को यानी कि जनजाति युवक और युवतियों को अपने मतलब संस्कृति के बारे में उनको जानकारियाँ देना, ये होती है युवा गृह। लेकिन खरवारों में क्या है कि युवा गृह जैसी कोई चीज़ नहीं है। यानी कि इन लोगों की युवा गृह नहीं है, शिक्षण प्रशिक्षण का कोई केंद्र नहीं है। सब जनजातियों से अगर इनको डिफ्रेंशिएट करता है तो यही करता है कि ये इनकी अपनी युवा गृह नहीं होती है। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशी होता है। यानी कि अन्य जनजातियों की तरह इनका भी क्या है, समाज पितृसत्तात्मक है या फिर पितृवंशी है। इस जनजाति में संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर बराबर बांटा जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी आदमी का एक पुत्र है, उनका तो सारा मतलब प्रॉपर्टी अपना ही हुआ। अगर किन्हीं के 3, 4, 5, 10 जितने भी पुत्र हैं, सभी में क्या है कि यहाँ पे इक्वल बांटा जाता है।
खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ सभी जनजातियों में क्या था कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं देखा जाता था, वहाँ आपका खरवार जनजाति ऐसा है जहाँ पे बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए यहाँ पे खरवार जनजाति को दो चीज़ जो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है अन्य जनजातियों से, जैसे इनकी खुद की युवागिरी नहीं होना, दूसरा इनको बाल विवाह इनको श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि ये लोग बाल विवाह पर ज़्यादा मतलब फोकस होते हैं, है ना, बाल विवाह को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं कंपेयर टू थोड़ा एज हो जाने के बाद। उसके बाद इनका ये अपने आप को क्या बोलते हैं, सूर्यवंशी। ये लोग क्या होते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, यानी कि ये लोगों का क्राइटेरिया क्या है, सत्यम वदम, यानी कि ऑल टाइम सत्य ही बोलना। खरवार जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी कि खरवार जो जनजाति है वो क्या है कि एक से अधिक भी शादी कर सकती है। प्राचीन में यह जनजाति उच्च कुल में विवाह का संबंध स्थापित करती थी, यानी कि देखिए ये क्या था कि प्राचीन काल जब एनिशिएंट टाइम था उस टाइम यह जनजाति क्या थे, उच्च कुल में विवाह का संबंध स्थापित करती थी। इस जनजाति में डोला तथा चढ़वा नामक विवाह की प्रथा प्रचलित है। देखिए इस जनजाति में बोला जाएगा विवाह किस प्रकार की प्रचलित है, तो दो, एक ढोला और एक चढ़वा। कन्या पक्ष के गरीब होने पर डोला विवाह होता है, जिसमें विवाह की रस्म वर के घर संपन्न होती है। यानी कि देखिए डोला विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें मतलब कन्या पक्ष थोड़ा मतलब गरीब है, तो वो लोग क्या करेगा कि बेटी को पहले दे देता है, उसके बाद में फिर कड़वा शादी होता है ना, एक झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है कड़वा विवाह। तो वही है कि सारा विवाह का रस्म जो वो कब कहाँ होगा, तो वर के घर में होगा। चढ़वा विवाह में वैवाहिक रस्में कन्या के घर होती है, यानी कि जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं चढ़ बारात, उन्हीं को वहाँ यहाँ पे वही लैंग्वेज यूज किया गया है। चढ़वा विवाह में वैवाहिक रस्में कहाँ होती है, तो ये होती है कन्या के घर में। इस जनजाति में निसंतान स्त्री की बहन का विवाह जीजा के साथ कराया जाता है, जिसे रिजनिया कहा जाता है। देखिए अगर कोई मतलब दो बहनें हैं, अगर एक बहन का मतलब निसंतान है तो उनका विवाह क्या है, उनकी छोटी बहन से उनका जीजा के साथ कराया जाता है, जिसको बोला जाता है रिजनिया। बोलेगा रिजनिया क्या है, तो यह एक विवाह का प्रकार है जिनमें जीजा और शाली की विवाह होती है। इस जनजाति में पारस्परिक सहमति से तलाक लेने का प्रचलन है, यानी कि यहाँ पे अगर आप इस जनजाति के हैं तो अगर आप सेपरेशन चाहते हैं यानी कि डिवोर्स चाहते हैं तो आपको पारस्परिक सहमति लेने का प्रचलन है, यानी कि हस्बैंड वाइफ मिलके मतलब कंसल्ट करेगा कि हाँ हमको तलाक लेनी है, तो तब दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। देखिए सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण, यानी कि संबंधित यहाँ हम लोग हर जनजाति में देखे हैं कि यहाँ पर जो भी मतलब मुख्य चीज़ होते हैं इनकी कुछ कुछ नामकरण अलग अलग होती है। जैसे विधवा पुनर्विवाह को क्या बोलेंगे, तो सगाई। ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं, इनमें ग्राम पंचायत को बोलते हैं बैठकी। ग्राम पंचायत प्रमुख को क्या बोलेंगे, तो मुखिया बोलेंगे, पलामू एरिया में मुखिया बोला जाता है, तथा बैगा बोलेंगे शाहबाद में। 4 गांवों की पंचायत को बोलेंगे चट्टी या फिर चट, और 5 गांवों की पंचायत को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम लोग पचूरा, और 7 गांवों की पंचायत को बोलेंगे सतोरा। यानी कि यहाँ पे इनका विभिन्न नामकरण में हम लोग क्या देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह को क्या बोलेंगे, सगाई। ग्राम पंचायत को बोलेंगे बैठकी। ग्राम पंचायत प्रमुख को बोलेंगे मुखिया ना, पलामू एरिया में। और इसके बाद अगर शाहबाद एरिया में जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग बैगा। 4 गांवों की पंचायत को बोलेंगे चट्टी या फिर चट, 5 गांवों की पंचायत को पचोरा, 7 गांवों की पंचायत को सतोरा। इस जनजाति में बैगा को बेगई भूमि देने का प्रचलन है, यानी कि देखिए बैगा क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग बैगा क्या है, तो क्या है ये ग्राम पंचायत का प्रमुख है, तो इनको गुजर बसर करने हेतु क्या है कि भूमि देने का प्रचलन है। तो इस भूमि का नाम क्या है, तो इस भूमि का नाम है बेगई भूमि। इस जनजाति में एक बोझा धान का तथा तीसरा भाग बैगा के द्वारा काटा जाता है, जिसे पौजा कहा जाता था।
यानी कि देखिए इस जनजाति में जो एक बोझा धान होता है ना, उसका तीसरा भाग, यानी भी कोई भी चीज़ होता है, जैसे कि मान के चलिए ये धान का मतलब गांठ है ना, ये धान का गांठ है, इसको बांधा हुआ है, तो इसका जो 30 मतलब कि 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग क्या होगा, किनका होगा, तो ये होगा आपका बैगा का। बैगा के द्वारा काटा जाता था, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पौजा। अब आपको बोलेगा कि पौजा क्या है, तो बोलेगा एक बोझा धान का तीसरा भाग है, जो क्या बोलते हैं, बैगा के द्वारा जो काटा जाता है। इस जनजाति में चर या फिर चट्टी के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है ना। 4 गांवों का जो समूह होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो चट्टी बोलते हैं या फिर चट बोलते हैं या फिर चर बोलते हैं। तो इनके प्रमुख को क्या बोला जाएगा, तो प्रधान। तथा यह पद वंशानुगत होता है, यानी कि ये हेरिडेटरी होता है, यानी कि जो आज चट्टी का प्रमुख है, कल चल के उनका बेटा भी वहाँ का प्रमुख बनेगा, फिर उनका बेटा, इस टाइप में उनका वंश जो पद जो होता है वो वंशानुगत होता है, यानी कि वो हेरिडेटरी होता है। इस जनजाति में पुरुष सदस्य सामान्यतः घुटने तक धोती, बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा महिलाएं साड़ी पहनती है। यानी कि ये जो सामान्य पहनावा है, यानी कि घुटने तक धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी तथा महिलाएं क्या पहनती है, तो साड़ी पहनती है। इस जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल, कर्मा, नवाखाई, सोहराय, जितिया, दुर्गा पूजा, दिवाली, रामनवमी, फागु आदि है। देखिए इनका अगर बोला जाएगा कि पहला प्रमुख पर्व कौन कौन सा है, तो वो है सरहुल, कर्मा, नवाखाई, सोहराय, यानी कि नवाखाई मतलब समझ रहे हैं ना कि इसमें नया खाना खाते हैं हम लोग, और जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु इत्यादि। इस जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा, दोपहर के भोजन को कलेबा तथा रात के भोजन को क्या बोलेंगे, तो पेयारे। अब बोला जाएगा कि लुकमा क्या है, तो लुकमा क्या है, सुबह का खाना है या फिर इनको बोले ब्रेकफास्ट है। उसके बाद में दोपहर का खाना यानी कि लंच को क्या बोलेंगे, तो कलेबा, तथा रात के खाने यानी कि डिनर को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे पेयारे। खरवार जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। अगर बोला जाएगा कि इनका मुख्य पेशा क्या है, तो ये इनका मुख्य पेशा है कृषि। इनका परंपरागत पेशा खैर वृक्ष से कत्था बनाना था, यानी कि कत्था जो क्या बोलते हैं, पान वगैरह खाने में यूज होता है इसका, तो इनका परंपरागत क्या था, तो खैर का वृक्ष होता है एक, उनसे कत्था बनाना। गरीब खरवार या खेतीहर मजदूर थे तब ये बांस की टोकरी व अन्य सामान बनाते थे। यानी जब खरवार गरीब हुआ करते थे या खेतीहर मजदूर थे, ये इस टाइम ये क्या करते थे, तो बांस की टोकरी व अन्य सामान बनाया करते थे। ये थी इनकी आर्थिक व्यवस्था, यानी कि इनकी गुजर बसर कैसे होती है, इस चीज़ को हम लोग जाने। तो इनका जो मुख्य पेशा है वो है कृषि, और इनकी जो परंपरागत पेशा है ना, ओल्ड टाइम में इनकी पेशा कृषि नहीं थी, इनसे पहले भी परंपरागत थी, यानी कि ये पूर्वजों से चलती आ रही है। तो वो क्या थी, खैर के वृक्ष से कत्था बनाना। कत्था का यूज कहाँ होता है, तो पान दुकान में। ये जो कत्था वाला जो मैं बता रही हूँ, ये खैर का वृक्ष से ही बनता है। और ये पान जो मतलब होते हैं पान दुकान, उनको जा कर के पूछेगा कि कत्था होता क्या है। इनकी अब ये धार्मिक व्यवस्था क्या है, अब देखिए इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी होती है। तो खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, तो सिंहभोंगा है। सूर्य के देवता भी बोला जाता है इनको, है ना। खरवार जनजाति में पाहन या बैगा जो धार्मिक प्रधान होते हैं, उनकी सहायता से क्या होती है, बलि चढ़ाई जाती है। घोर संकट या बीमारी के समय यह जनजाति ओझा या मती की सहायता लेती है। यानी कि जब घोर बीमारी या फिर घोर संकट होती है, उस समय यह जनजाति किनकी सहायता लेती है, तो वो ओझा या फिर मती, जिनसे सहायता ली जाती है, जो वैद्य होते हैं, उनको बोला जाता है ओझा या फिर मती। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, तो माटी बोला जाता है। जो व्यक्ति जादू टोना करेगा उस व्यक्ति का नाम क्या होगा यहाँ पर, तो उनका नाम होगा माटी। तो देखिए आज हम लोग देखें खरवार के बारे में, धार्मिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था, है ना, उनकी सामाजिक और संस्कृति, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग खरवार के बारे में जाने हैं, ठीक है। और ये जनजाति को अपने आप में मतलब ये क्यों स्पेशल हो जाती है, क्योंकि इनका अन्य नाम एक 18 हजारी भी होता है, तथा ये अपने आप को सूर्यवंशी भी मानती है, तथा यह एक क्या है, मार्शल
बहादुर मार्शल लड़ाकू जनजाति है। यह ऑल टाइम सत्य बोलने के लिए भी प्रचलित है ना। ये सत्य बोलने के लिए अपना बलिदान करने के लिए भी तैयार होती है। यह एक ऐसी जनजाति है। साथ ही साथ ये जो जनजाति है वो क्या है, इनको स्पेशल अन्य जनजाति से क्या बनाती है कि इनमें युवागिरी नहीं होती है ना। इनमें पुत्रों में बराबर बराबर हिस्सा बांटा जाता है। और साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं कि बाल विवाह पर बिलीव करते हैं, यानी कि ये लोग के समाज में बाल विवाह का कल्चर होता है, जबकि अन्य समाज में क्या है कि बाल विवाह पर बिलीव नहीं करते हैं। जबकि खरवार या खेरवार हैं जो बाल विवाह पर भी बल देते हैं। तो ये हो गई हमारी खरवार जनजाति। और इनका हमें मतलब रफली थोड़ा बहुत रिवीजन भी थोड़ा बहुत करवा दिए इनके लास्ट में। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग, है ना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको डिटेल में जाननी है कुछ भी चीज़, अगर आपको दिक्कत होती है कहीं पर कुछ समझने में या फिर कुछ अगर मैं समझाने में असमर्थ हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैम ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको वीडियो की लिंक भी आ जाएगी। और वहाँ पर आप पर्सनली तौर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में। वहाँ पर मैं आपके प्रश्न का मैं उत्तर भी दूंगी, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट।